चलो चलो चलो। भीड़ लगी चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः सूत्रार्धायुष्य प्राणसमतः इदं निरजायतः हरिओम्दीपो ज्योति ब्रह्मादीपे ज्योतिर्जनाग्नं दीपे हर्गमे पापं साक्षदीपं नमस्तुते हरि ओम् गुरुतस्मै श्री गुरवे नमः। सभी महान भाव के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, जिससे कि स्वास्थ्य शिविर प्रारंभ हो सके। इसी कार्य में सुचारू रूप से जो कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो चुका है उसको सुबह नए विद्यालय भवन का उद्घाटन कर साथ में आशीर्वाद से संपन्न हुआ है, जिससे कि हम यहाँ जिसके लिए मंच पर पहुंचे माननीय विधायक महोदय के द्वारा आज इस नए करते हैं, शुक्रिया करते हैं सभी ये संपूर्ण शिविर को संयोजित कर रहे हैं, उनके निर्देशन में यह शिविर चल रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण और सर से निवेदन करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय जी का माल्यार्पण और बैच अलंकरण करके उपस्थित है। मैं विद्यालय के प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके स्कूल रुद्रप्रयाग से प्राचार्य महोदय श्री राकेश चौहान जी मौजूद है। प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि वो मंच पर पहुंचे और उनसे निवेदन है कि हमारे बीच में टीका प्रसाद मैथुर जी विशिष्ट समाज सेवी मौजूद है। मंच पर श्रीमान डॉक्टर पंकज गर्ग जी मौजूद है। विद्यालय प्राचार्य श्री गौरव जी से मैं श्री के.एस. नेगी जी नंदप्रयाग से प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा। मैं जसकरण जी डॉक्टर जसकरण जी का माल्यार्पण के लिए निवेदन करूंगा किशन सर से। किशन सर आप
आर पब्लिक स्कूल देवलकोट से हमारे बीच में विद्यालय के प्राचार्य श्री परमेंद्र जोशी जी इस समय मौजूद है। देवेंद्र सर उनका बैच अलंकरण और माल्यार्पण करें। उपस्थित महानुभावों का तो हॉस्पिटल और श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की ओर से आपका इस विद्यालय परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष नंदप्रयाग श्री पृथ्वी सिंह रौतेला जी, आपका भी हम संपूर्ण SGRR परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दास जी महाराज की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और महाराज जी ने स्पेशली ये जो कैंप लगाया है वो स्कूल में लगाया। आपकी माननीय विधायक जी आगे आओ तो मैं आगे बात कर लूँ बच्चों से। मुझे पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप सारे लोग परेशान हो रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, सुबह से बहुत गर्मी हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट होगी बच्चों, एक आप इधर आके बैठो प्लीज़। बेटा आप सारे लोग इधर आके भी लगा सकते थे, लेकिन महाराज जी ने एक वजह से एक स्कूल को चुना जहाँ पे हम इस कैंप को जाना चाहते थे, इसीलिए इस स्कूल को चुना गया। सारे जो हमारे SGRR पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी बुलाया गया ताकि इस मैसेज को हम बाकी स्कूल्स में बच्चों तक भी पहुंचा सकें। तो वो बच्ची से पूछ रहा था, उसने मुझसे पूछा ये ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ऑन्कोलॉजी क्या होती है? पता है आपको? आपने नाम सुना है ऑन्कोलॉजी? कहाँ गई वो बच्ची दिव्यांशी, कहाँ बैठी है? क्या होती है सर? तो ऑन्कोलॉजी बेटा। अच्छा कैंसर का नाम कितने बच्चों ने सुना है? कैंसर, अरे वाह, सारे बच्चों ने कैंसर का नाम सुना है, बहुत ही बढ़िया। तो जो मैं आज बात करूंगा ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी वो ब्रांच होती है जो कैंसर संबंधित जो मरीज होते हैं, जो कैंसर मरीज होते हैं, उनका इलाज करती है, उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और जो उसके विशेषज्ञ होते हैं उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मैं एक कैंसर विशेषज्ञ या एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। पहला सवाल आपके मन में आता है कि आखिर हम कैंसर के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्या कैंसर सच में इतनी बड़ी परेशानी है? और हाँ, सब एक विधायक जी मुझसे ये भी पूछा कि आखिर ये कैंसर होता क्या है? आप में से कोई बता सकता है कैंसर होता क्या है? अगर बच्चों में आपकी भाषा में बताऊं तो जैसे क्लास में एक शरारती बच्चा उस पूरी क्लास का जो डिसिप्लिन है उसको खराब करने के लिए एक बच्चा बहुत है। एक शरारती बच्चा पूरे क्लास को खराब कर देता है। इसी तरह कैंसर हमारे शरीर में वो कोशिकाएं होती हैं जो धीरे धीरे हमारे इस पूरे शरीर को खराब कर देती हैं। तो कैंसर एक दुश्मन की तरह हमारे शरीर में आता है जो हमारे शरीर के बाकी अंगों को खराब कर देता है, उसे हम कैंसर कहते हैं। ये एक सरल भाषा में आपको समझा सकता हूँ। और आखिर हम कैंसर से इतना परेशान क्यों हैं? आखिर हम कैंसर के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? और महाराज जी ने आज इसके लिए क्यों भेजा कि मैं आके आज आपसे कैंसर के बारे में बात करूं? गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कैंसर जो है, आप में से कोई बच्चा 12th के कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 12th क्लास, 12th के बच्चे नहीं हैं? 11th के कुछ बच्चे हैं। 10th, अरे वाह, 10th, 11th, 12th, बहुत बढ़िया। बेटा कितने केसेस होते होंगे एक साल में दुनिया में कैंसर के? कोई बता सकता है मेरे को? एक अंदाजा बता सकते हो? लगभग 2 करोड़ केसेस होते हैं दुनिया में कैंसर के एक साल में। 2 करोड़। और उनमें से लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है कैंसर से। यानी करीब 50% लोग कैंसर से उनकी मृत्यु हो जाती है एक साल में दुनिया में। और अगर इसी आंकड़े को हम हिंदुस्तान में या भारत में देखें तो करीब 15 लाख केसेस कैंसर के होते हैं, जिनमें से करीब 9 लाख केसेस मतलब 60 से 65% लोग उनकी कैंसर से मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, आखिर क्यों महाराज जी ने मुझे कहा कि ये बातें बच्चों को जाके बताओ और उनको समझाओ? उसकी वजह ये है कि आप समझ सके, आप ही भविष्य हैं आपका। हमारा जो भविष्य है वो आप लोग हैं। आप लोग जब इस समस्या को समझेंगे, आज ही से हम आपको तैयार करेंगे, तभी हम इस कैंसर की लड़ाई को लड़ पाएंगे। उसमें हमको आपका साथ चाहिए। बिना आपके साथ के हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। तो करीब 60 से 65 लोग कैंसर के हर साल उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें कोविड में हम सब कितने परेशान हुए थे,
कोविड में सर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर हम भारत सरकार की बात करें, करीब 5 करोड़ लोग केसेस जो कोविड के थे वो हुए थे भारत में, और उसमें से मृत्यु कितने की हुई? सिर्फ 5 लाख लोगों की। यानी 1%, सिर्फ 1% लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। और अभी हम एक कैंसर नाम की बीमारी की बात कर रहे हैं जिसमें करीब करीब 60% लोग की मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो समस्या है वो कितनी विकराल है और बड़ी है, और क्यों उसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करने की और बात करने की ज़रूरत है ताकि हम उससे लड़ सकें। अब एक अगला सवाल ये आता है कि भाई तो फिर हम बचे कैसे इस कैंसर से? तो उसके लिए हमको ये जानना होगा कि कैंसर होता क्यों। बहुत सारी वजह होती हैं। आप बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और मैं आपको बहुत सारा, ऐसा नहीं हो ना जब टीचर बहुत पढ़ा दे तो आखिरी में समझ में आए कि अभी तो कुछ भी समझ नहीं आया। तो सिर्फ और सिर्फ 3 बातें आपको बताऊंगा, अगर आप उनको समझेंगे तो 80 से 90% हम कैंसर से बच जाएंगे। और वो 3 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ जो आप अच्छे से जानते हैं, आप सारे लोग जानते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आपके माता पिता या परिवार में कितने लोग स्मोकिंग करते हैं या गुटखा खाते हैं? तंबाकू का सेवन कितने? हाथ उठा के बताओ बेटा, कोई शर्म की बात नहीं। कितने बच्चों के माँ बाप करते हैं? देखो ये तो नहीं मान सकता कि किसी के भी माँ बाप तंबाकू को नहीं हाथ लगाते, किसी के भी नहीं। अगर ये सच है और आप नहीं हाथ उठा रहे हो तो ठीक है, मैंने मान लिया। बट यही एक बहुत बड़ी वजह है कैंसर होने की, तंबाकू का सेवन। नहीं करते, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ आपकी इस बात से। बट अगर करते हैं तो ये एक कैंसर को निमंत्रण देना है। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और हमारे फेफड़े का कैंसर तंबाकू के सेवन से होता है। और दूसरा शराब, मुझे पता है आप वो भी नहीं बताएंगे। किसी के माँ बाप शराब नहीं पीते? नहीं पीते ना? नहीं पीते? जोर से बोलो हाँ या ना। नो, हाँ या ना? सारे नो है। चलो विधायक जी, आपका तो बहुत ही बढ़िया है। ना यहाँ किसी के माँ बाप तंबाकू को हाथ लगाते हैं, ना यहाँ किसी के माँ बाप शराब को हाथ लगाते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। बट ये दोनों चीज़ें अगर कोई भी लेता है तो वो कैंसर को सीधा सीधा निमंत्रण देता है। और मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर ये करना है तो फिर एक बेड हमारे अस्पताल में बुक भी करा दो, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी उसकी। पहली चीज़ तो जो मैंने पहली चीज़ आपको कारण भी बता दिया कि तंबाकू का सेवन या शराब का सेवन, अगर उसको करेंगे तो कैंसर होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो हम कैंसर से बच के रहेंगे। दूसरी जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आजकल बहुत कॉमन है वो है मोटापा। अगर आप मोटे हैं तो सारे कैंसर की वो एक वजह है मोटापा, लगभग सारे। ठीक है, सीधी चीज़ें सब बढ़िया है। कोई भी पिज़्ज़ा नहीं खाता यहाँ पे, कोई बर्गर नहीं खाता, या खाते हैं? कोई नहीं खाता, कुछ कुछ खाते हैं। तो बेटा कभी कभी खाना है, लेकिन अगर खाएंगे तो हम एक्सरसाइज भी करेंगे, योगा भी करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे ताकि हमारा वजन ना बढ़े, फिजिकली हम फिट रहें। अगर ये करेंगे तो हम बहुत हद तक कैंसर के खतरे से भी बचेंगे। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई? तंबाकू या शराब का सेवन नहीं करना है। आप करते ही नहीं है, वैसे तो आपके तो परिवार में भी कोई नहीं करता, आपने मुझे बता दिया। दूसरा मैंने पूछा मोटापा, वो आपने सब बताया। आप ना तो वेस्टर्न खाना खाते हो, ना पिज़्ज़ा खाते हो, ना बर्गर खाते हो, आप एक्सरसाइज भी करते हो। तो यही करते रहना है, वजन नहीं बढ़ने देना है। और तीसरी चीज़ अब मैं बताऊंगा आपको जो बहुत ज़रूरी है। आप में से बायो के कितने स्टूडेंट्स हैं? बायो के हाथ उठा के बताओ कितने स्टूडेंट हैं? 2-3। आपके यहाँ प्रिंसिपल सर बायोलॉजी के बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, बट एक ये कुछ यहाँ भी है। बेटा इन्फेक्शन होता है, एक वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस हमारे शरीर में 6 प्रकार के कैंसर करता है। यानी कि जैसे कोविड में सुना था आपने, अगर हम कोविड की वैक्सीन लगा लें तो हम कोविड से बच जाएंगे। ऐसा ही अगर हम इस वायरस की वैक्सीन लगवा लें तो इससे होने वाले 6 प्रकार के कैंसर से हम बच सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आप बच्चों को पता है कि आपको ये वैक्सीन लगी है? किसी को लगी है, किसी को पता है? बहुत सारे पीछे टीचर्स भी बैठे हैं, द प्रिंसिपल सर आपके परिवार में लगी है वैक्सीन? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया है, शायद नहीं पता था।
तो ये प्लीज़ इस वैक्सीन के बारे में समझिए, इसको अपने बच्चों को लगवाइए। 9 से 14 साल तक दो बताओ, जोर से बताओ। पहली चीज़ तंबाकू नहीं खाना और शराब नहीं पीनी है, पहली चीज़। वो तो आप वैसे ही आपके परिवार में कोई नहीं करता। दूसरी चीज़ मोटापा नहीं आने देना है, डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, योगा करना है, तो मोटापा नहीं आना चाहिए। और तीसरी चीज़ वैक्सीन लगवानी है। अवेलेबिलिटी का मैं कह नहीं सकता कर्णप्रयाग में तो, बट देहरादून में इजीली अवेलेबल है, हमारे अस्पताल में भी उपलब्ध है। और मैं जितने भी यहाँ बाकी टीचर्स बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, प्रिंसिपल्स बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वैक्सीन के बारे में अपने स्कूल में जाके बताएं, बच्चों को बताएं। जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है उसमें पेरेंट्स को बताएं। एक सिंपल वैक्सीन 6 प्रकार के कैंसर से आपके बच्चों को बचा सकती है, तो उस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। कुछ याद रहेगा, ज़्यादा नहीं बताया मैंने, बच्चों कुछ याद रहेगा या नहीं? मैंने आपको बोला था कि महाराज जी ने क्यों लगवाया, क्योंकि आप नहीं करते, मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है, बट कर्णप्रयाग में नहीं, बट जहाँ पे इन चीज़ों की आदतें पड़ती है, चाहे वो तंबाकू का सेवन हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, यही एक एज होती है। इसी एज पे शराब और तंबाकू के सेवन की, और महाराज जी ने ये जो कैंपस आपके स्कूल में लगाया, उसका पर्पस यही था कि इसी उम्र में अगर हम आपको ये समझा सकें कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके शरीर को खराब कर देंगी, ये आपको कैंसर का एक निमंत्रण देंगी, इन सारी चीज़ों से बचना है। यही मैसेज लेके मैं महाराज जी का आज आपके पास आया हूँ। इसी एज में हमको इनको समझाना होगा, प्रिंसिपल सर साहब बैठे हैं, यही एज है जिसमें ये आदतें पड़ती हैं, 11, 12, अर्ली कॉलेज गोइंग, और इन सब से आपको बचना है, तभी हम कैंसर से बच पाएंगे, लड़ पाएंगे। एक और आखिरी चीज़, मुझे पता है बहुत गर्मी हो रही है, कैसे पता चलेगा कि उसको कैंसर हो गया है? अगर किसी के भी शरीर में गांठें बन रही हैं, चाहे वो छाती में हो, चाहे शरीर के किसी और हिस्से में हो, तो वो गांठें कैंसर की निशानी हो सकती है। अगर किसी के मुंह में छाला बन रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, लैट्रिन में खून आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, किसी के ब्रेस्ट में गांठ बन गई है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक गंभीर बीमारी का निशानी हो सकती है और डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो आज सारे बच्चे सुनेंगे मेरी बात, घर जाएंगे, अपने मम्मी से, अपने परिवार में चाची से, ताई से पूछेंगे, आदमियों से पूछेंगे शरीर में कोई गांठ तो नहीं बन रही है जो अभी बन गई हो और जो बढ़ रही हो, क्योंकि वो कैंसर हो सकती है। पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? पक्का पूछेंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि ऐसे ही एक स्कूल में एक दिन लेक्चर ले रहा था, तो एक यही बात जो आपको बताई ना, ये देहरादून का किस्सा है, देहरादून में मैंने बताई। उसके 2 दिन बाद एक 10th का बच्चा अपनी मम्मी को लेके आया कि इनकी छाती में गांठ बन गई, सर आप इसको चेक करो। और वो जो गांठ थी वो स्टेज 1 का कैंसर था, यानी कि सिर्फ शुरुआत हुई थी। उसकी माँ का हमने इलाज किया और उसकी माँ आज पूरी तरह से स्वस्थ है। तो एक 10th के बच्चे ने अपनी माँ की जान बचा ली। आप समझ में आए? तो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे इस बात को? जोर से। वेरी गुड। पीछे वाले बच्चों में से कोई आवाज़ नहीं, आगे के छोटे बच्चों में ज़्यादा जान है। और माननीय विधायक जी का मैं इस बारे में भी एक ध्यान लेना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कैंसर की स्टेज 4 कैंसर की स्टेज होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जितनी जल्दी हम कैंसर का पता लगा लेंगे, जितनी अर्ली स्टेज में कैंसर के इलाज की संभावना उतनी ज़्यादा है। जैसे स्टेज 1 में ऑलमोस्ट 90% मरीज ठीक हो जाता है, लेकिन विधायक जी पिछले साल हमने हमारे करीब 3600 पेशेंट इस गढ़वाल जो एरिया है यहाँ से 2 में सिर्फ 13% लोग थे। यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 जो हम कहते हैं अर्ली ट्यूमर या अर्ली कैंसर, उसमें सिर्फ 19% लोग थे। यानी 80% से ज़्यादा लोग स्टेज 3 और स्टेज 4 में आ रहे हैं अभी भी 2024-2025 में। तो कहीं ना कहीं इस जागरूकता की बहुत ज़रूरत है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें आप सबके साथ की ज़रूरत है। जब तक हम इसे एक सामाजिक मुहिम नहीं बनाएंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए, कैंसर जो है वो इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि हम इससे नहीं लड़ पाएंगे।
तो आप सबका, सारे स्कूल्स, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, जब भी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, जहाँ भी पब्लिक डीलिंग है, आप इस मैसेज को और उसको आगे ले जा सकते हैं। इसी क्रम में हम हर स्कूल में जाकर इन कैंप्स को कर रहे हैं। यही महाराज जी का विज़न है कि उत्तराखंड में हर जगह हम इतनी जागरूकता लेके आएँ कि जो ये 80% हमारे पास स्टेज 3 और 4 में आ रहा है, ये घट के 20% रह जाना चाहिए, और 80% जो मरीज है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में हमारे पास आना चाहिए। तभी हम इस कैंसर से लड़ पाएंगे। इस बात की आप समझिए, क्योंकि ये जो एक ऐसी चीज़ है, जितना जागरूकता हम लेके आएंगे और जितना इस लड़ाई को हम सब मिलके लड़ेंगे, तभी हम लड़ पाएंगे, वरना ये बीमारी इसी तेज़ी से बढ़ती जाएगी। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इस धूप में आए, इतनी गर्मी हो रही है, आप बैठे। लेकिन ये लड़ाई बच्चों यहाँ नहीं रुकनी चाहिए। जो भी कुछ मैंने कहा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। उन बच्चों, आपको ये मैसेज उन अपने दोस्तों को भी देना है, परिवार में भी देना है, अपने पड़ोस में भी देना है। इस मैसेज को हमें फैलाना पड़ेगा। और ये सोशल मीडिया का टाइम है। आप सारे लोग, मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि सारे 11-12 के सारे बच्चे फेसबुक पे भी होंगे और इंस्टाग्राम पे भी होंगे। उसका सही इस्तेमाल, एक कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं इस लड़ाई को लड़ने में, इस समाज में कैंसर जागरूकता को फैलाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। मैं त्रिवेदास जी महाराज की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और महाराज जी ने स्पेशली ये जो कैंप लगाया है वो स्कूल में लगाया। आपकी माननीय विधायक जी आगे आओ, तो मैं आगे बात कर लूँ बच्चों से। मुझे पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप सारे लोग परेशान हो रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। सुबह से बहुत गर्मी हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट होगी बच्चों, एक आप इधर आके बैठो प्लीज़। बेटा आप सारे लोग इधर आके भी लगा सकते थे, लेकिन महाराज जी ने एक वजह से एक स्कूल को चुना जहाँ पे हम इस कैंप को पहुँचाना चाहते थे, इसीलिए इस स्कूल को चुना गया। सारे जो हमारे SGRR पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको भी बुलाया गया ताकि इस मैसेज को हम बाकी स्कूल में बच्चों तक भी पहुँचा सकें। तो वो बच्ची से पूछ रहा था, उसने मुझसे पूछा ये ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ऑन्कोलॉजी क्या होती है? पता है आपको? आपने नाम सुना है ऑन्कोलॉजी? कहाँ गई वो बच्ची दिव्यांशी, कहाँ बैठी है? क्या होती है सर? तो ऑन्कोलॉजी बेटा, अच्छा कैंसर का नाम कितने बच्चों ने सुना है? कैंसर, अरे वाह, सारे बच्चों ने कैंसर का नाम सुना है, बहुत ही बढ़िया। तो जो मैं आज बात करूँगा ऑन्कोलॉजी वो ब्रांच होती है जो कैंसर संबंधित जो मरीज होते हैं, जो कैंसर मरीज होते हैं, उनका इलाज करती है, उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और जो उसके विशेषज्ञ होते हैं उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मैं एक कैंसर विशेषज्ञ या एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। पहला सवाल आपके मन में आता है कि आखिर हम कैंसर के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्या कैंसर सच में इतनी बड़ी परेशानी है? और हाँ, सब एक विधायक जी मुझसे ये भी पूछा कि आखिर ये कैंसर होता क्या है? आप में से कोई बता सकता है कैंसर होता क्या है? अगर बच्चों में आपकी भाषा में बताऊं तो जैसे क्लास में एक शरारती बच्चा उस पूरी क्लास का जो डिसिप्लिन है उसको खराब करने के लिए एक बच्चा बहुत है। एक शरारती बच्चा पूरे क्लास को खराब कर देता है। इसी तरह कैंसर हमारे शरीर में वो कोशिकाएं होती हैं जो धीरे धीरे हमारे इस पूरे शरीर को खराब कर देती हैं। तो कैंसर एक दुश्मन की तरह हमारे शरीर में आता है जो हमारे शरीर के बाकी अंगों को खराब कर देता है, उसे हम कैंसर कहते हैं। ये एक सरल भाषा में आपको समझा सकता हूँ। और आखिर हम कैंसर से इतना परेशान क्यों हैं? आखिर हम कैंसर के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? और महाराज जी ने आज इसके लिए क्यों भेजा कि मैं आके आज आपसे कैंसर के बारे में बात करूं? गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कैंसर जो है, आप में से कोई बच्चा, 12th के कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 12th क्लास, 12th के बच्चे नहीं हैं? 11th के कुछ बच्चे हैं। 10th, अरे वाह, 10th, 11th, 12th, बहुत बढ़िया। बेटा कितने केसेस होते होंगे एक साल में दुनिया में कैंसर के? कोई बता सकता है मेरे को? एक अंदाज़ा बता सकते हो? लगभग 2 करोड़ केसेस होते हैं दुनिया में कैंसर के एक साल में। 2 करोड़। और उनमें से लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाती है कैंसर से। यानी करीब 50% लोग कैंसर से
उनकी मृत्यु हो जाती है 1 साल में दुनिया में। और अगर इसी आंकड़े को हम हिंदुस्तान में या भारत में देखें तो करीब करीब 15 लाख केसेस कैंसर के होते हैं, जिनमें से करीब 9 लाख केसेस मतलब 60 से 65% लोग उनकी कैंसर से मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, आखिर क्यों महाराज जी ने मुझे कहा कि ये बातें बच्चों को जाके बताओ और उनको समझाओ, उसकी वजह ये है कि आप समझ सके आप ही भविष्य है आपका। हमारा जो भविष्य है वो आप लोग हैं। आप लोग जब इस समस्या को समझेंगे, आज ही से हम आपको तैयार करेंगे, तभी हम इस कैंसर की लड़ाई को लड़ पाएंगे। उसमें हमको आपका साथ चाहिए। बिना आपके साथ के हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। तो करीब 60 से 65 लोग कैंसर के हर साल उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें कोविड में, हम सब कितने परेशान हुए थे कोविड में। सर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर हम भारत सरकार की बात करें, करीब 5 करोड़ लोग केसेस जो कोविड के थे वो हुए थे भारत में, और उसमें से मृत्यु कितने की हुई? सिर्फ 5 लाख लोगों की। यानी 1%, सिर्फ 1% लोगों की कोविड से मृत्यु हुई। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। और अभी हम एक कैंसर नाम की बीमारी की बात कर रहे हैं जिसमें करीब करीब 60% लोग की मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो समस्या है वो कितनी विकराल है और बड़ी है, और क्यों उसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करने की और बात करने की ज़रूरत है ताकि हम उससे लड़ सकें। अब एक अगला सवाल ये आता है कि भाई तो फिर हम बचे कैसे इस कैंसर से? तो उसके लिए हमको ये जानना होगा कि कैंसर होता क्यों। बहुत सारी वजह होती हैं। आप बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और मैं आपको बहुत सारा, ऐसा नहीं हो ना जब टीचर बहुत पढ़ा दे तो आखिरी में समझ में आए कि अभी तो कुछ भी समझ नहीं आया। तो सिर्फ और सिर्फ 3 बातें आपको बताऊंगा, अगर आप उनको समझेंगे तो 80 से 90% हम कैंसर से बच जाएंगे। और वो 3 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ जो आप अच्छे से जानते हैं, आप सारे लोग जानते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, आपके माता पिता या परिवार में कितने लोग स्मोकिंग करते हैं या गुटखा खाते हैं? तंबाकू का सेवन कितने? हाथ उठा के बताओ बेटा, कोई शर्म की बात नहीं। कितने बच्चों के माँ बाप करते हैं? देखो मैं ये तो नहीं मान सकता कि किसी के भी माँ बाप तंबाकू को नहीं हाथ लगाते, किसी के भी नहीं। अगर ये सच है और आप नहीं हाथ उठा रहे हो तो ठीक है, मैंने मान लिया। बट यही एक बहुत बड़ी वजह है कैंसर होने की, तंबाकू का सेवन। नहीं करते, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ आपकी इस बात से। बट अगर करते हैं तो ये एक कैंसर को निमंत्रण देना है। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और हमारे फेफड़े का कैंसर तंबाकू के सेवन से होता है। और दूसरा शराब, मुझे पता है आप वो भी नहीं बताएंगे। किसी के माँ बाप शराब नहीं पीते? नहीं पीते ना? नहीं पीते? जोर से बोलो हाँ या ना। नो, हाँ या ना? सारे नो है। चलो विधायक जी, आपका तो बहुत ही बढ़िया है। ना यहाँ किसी के माँ बाप तंबाकू को हाथ लगाते हैं, ना यहाँ किसी के माँ बाप शराब को हाथ लगाते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। बट ये दोनों चीज़ें अगर कोई भी लेता है तो वो कैंसर को सीधा सीधा निमंत्रण देता है। और मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर ये करना है तो फिर एक बेड हमारे अस्पताल में बुक भी करा दो, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी उसकी। पहली चीज़ तो जो मैंने पहली चीज़ आपको कारण भी बता दिया कि तंबाकू का सेवन या शराब का सेवन, अगर उसको करेंगे तो कैंसर होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो हम कैंसर से बच के रहेंगे। दूसरी जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आजकल बहुत कॉमन है वो है मोटापा। अगर आप मोटे हैं तो सारे कैंसर की वो एक वजह है मोटापा, लगभग सारे। ठीक है, सीधी चीज़ें सब बढ़िया है। कोई भी पिज़्ज़ा नहीं खाता यहाँ पे, कोई बर्गर नहीं खाता, या खाते हैं? कोई नहीं खाता, कुछ कुछ खाते हैं। तो बेटा कभी कभी खाना है, लेकिन अगर खाएंगे तो हम एक्सरसाइज भी करेंगे, योगा भी करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे ताकि हमारा वजन ना बढ़े, फिजिकली हम फिट रहें। अगर ये करेंगे तो हम बहुत हद तक कैंसर के खतरे से भी बचेंगे। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई? तंबाकू या शराब का सेवन नहीं करना है। आप करते ही नहीं है, वैसे तो आपके तो परिवार में भी कोई नहीं करता, आपने मुझे बता दिया। दूसरा मैंने पूछा मोटापा, वो आपने सब बताया। आप ना तो वेस्टर्न खाना खाते हो, ना पिज़्ज़ा खाते हो, ना बर्गर खाते हो, आप एक्सरसाइज भी करते हो। तो यही करते रहना है, वजन नहीं बढ़ने देना है। और तीसरी चीज़ अब मैं बताऊंगा आपको जो बहुत ज़रूरी है,
आप में से बायो के कितने स्टूडेंट्स हैं? बायो के हाथ उठा के बताओ कितने स्टूडेंट हैं? 2-3। आपके यहाँ प्रिंसिपल सर बायोलॉजी के बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, बट एक चाहिए कुछ यहाँ भी है बेटा। इन्फेक्शन होता है, एक वायरस होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस हमारे शरीर में 6 प्रकार के कैंसर करता है। यानी कि जैसे कोविड में सुना था आपने, अगर हम कोविड की वैक्सीन लगा लें तो हम कोविड से बच जाएंगे। ऐसा ही अगर हम इस वायरस की वैक्सीन लगवा लें तो इससे होने वाले 6 प्रकार के कैंसर से हम बच सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आप बच्चों को पता है कि आपको ये वैक्सीन लगी है? किसी को लगी है, किसी को पता है? बहुत सारे पीछे टीचर्स भी बैठे हैं, द प्रिंसिपल सर आपके परिवार में लगी है वैक्सीन? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया है, शायद नहीं पता था। तो ये प्लीज इस वैक्सीन के बारे में समझिए, इसको अपने बच्चों को लगवाइए। 9 से 14 साल तक बताओ, जोर से बताओ। पहली चीज तंबाकू नहीं खाना और शराब नहीं पीनी है, पहली चीज। वो तो आप वैसे ही आपके परिवार में कोई नहीं करता। दूसरी चीज मोटापा नहीं आने देना है, डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, योगा करना है, तो मोटापा नहीं आना चाहिए। और तीसरी चीज वैक्सीन लगवानी है। अवेलेबिलिटी का मैं कह नहीं सकता कर्णप्रयाग में तो, बट देहरादून में इजीली अवेलेबल है, हमारे अस्पताल में भी उपलब्ध है। और मैं जितने भी यहाँ बाकी टीचर्स बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, प्रिंसिपल्स बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वैक्सीन के बारे में अपने स्कूल में जाके बताएं, बच्चों को बताएं। जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है उसमें पेरेंट्स को बताएं। एक सिंपल वैक्सीन 6 प्रकार के कैंसर से आपके बच्चों को बचा सकती है, तो उस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। कुछ याद रहेगा? ज़्यादा नहीं बताया मैंने, बच्चों कुछ याद रहेगा या नहीं? मैंने आपको बोला था कि महाराज जी ने क्यों लगवाया, क्योंकि आप नहीं करते, मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है, बट कर्णप्रयाग में नहीं, बट जहाँ पे इन चीज़ों की आदतें पड़ती है, चाहे वो तंबाकू का सेवन हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, यही एक एज होती है। इसी एज पे शराब और तंबाकू के सेवन की, और महाराज जी ने ये जो कैंपस आपके स्कूल में लगाया उसका पर्पस यही था कि इसी उम्र में अगर हम आपको ये समझा सकें कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके शरीर को खराब कर देंगी, ये आपको कैंसर का एक निमंत्रण देंगी, इन सारी चीज़ों से बचना है। यही मैसेज लेके मैं महाराज जी का आज आपके पास आया हूँ। इसी एज में हमको इनको समझाना होगा। प्रिंसिपल सर साहब बैठे हैं, यही एज है जिसमें ये आदतें पड़ती हैं, 11, 12, अर्ली कॉलेज गोइंग, और इन सब से आपको बचना है, तभी हम कैंसर से बच पाएंगे, लड़ पाएंगे। एक और आखिरी चीज़, मुझे पता है बहुत गर्मी हो रही है, कैसे पता चलेगा कि उसको कैंसर हो गया है? अगर किसी के भी शरीर में गांठें बन रही हैं, चाहे वो छाती में हो, चाहे शरीर के किसी और हिस्से में हो, तो वो गांठें कैंसर की निशानी हो सकती हैं। अगर किसी के मुंह में छाला बन रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, लैट्रिन में खून आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, किसी के ब्रेस्ट में गांठ बन गई है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक गंभीर बीमारी का निशानी हो सकती है और डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो आज सारे बच्चे सुनेंगे मेरी बात, घर जाएंगे, अपने मम्मी से, अपने परिवार में चाची से, ताई से पूछेंगे, आदमियों से पूछेंगे शरीर में कोई गांठ तो नहीं बन रही है जो अभी बन गई हो और जो बढ़ रही हो, क्योंकि वो कैंसर हो सकती है। पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? पक्का पूछेंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि ऐसे ही एक स्कूल में एक दिन लेक्चर ले रहा था, तो एक यही बात जो आपको बताई ना, ये देहरादून का किस्सा है, देहरादून में मैंने बताई। उसके 2 दिन बाद एक 10th का बच्चा अपनी मम्मी को लेके आया कि इनकी छाती में गांठ बन गई है, सर आप इसको चेक करो। और वो जो गांठ थी वो स्टेज 1 का कैंसर था, यानी कि सिर्फ शुरुआत हुई थी। उसकी माँ का हमने इलाज किया और उसकी माँ आज पूरी तरह से स्वस्थ है। तो एक 10th के बच्चे ने अपनी माँ की जान बचा ली। आप समझ में आए? तो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे इस बात को? जोर से। वेरी गुड। पीछे वाले बच्चों में से कोई आवाज नहीं, आगे के छोटे बच्चों में ज्यादा जान है।
और माननीय विधायक जी का मैं इस बारे में भी एक ध्यान लेना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कैंसर की स्टेज 4 कैंसर की स्टेज होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जितनी जल्दी हम कैंसर का पता लगा लेंगे, जितनी अर्ली स्टेज में कैंसर के इलाज की संभावना उतनी ज़्यादा है। जैसे स्टेज 1 में ऑलमोस्ट 90% मरीज ठीक हो जाता है, लेकिन विधायक जी पिछले साल हमने हमारे करीब 3600 पेशेंट इस गढ़वाल जो एरिया है यहाँ से 2 में सिर्फ 13% लोग थे। यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 जो हम कहते हैं अर्ली ट्यूमर या अर्ली कैंसर, उसमें सिर्फ 19% लोग थे। यानी 80% से ज़्यादा लोग स्टेज 3 और स्टेज 4 में आ रहे हैं अभी भी 2024-2025 में। तो कहीं ना कहीं इस जागरूकता की बहुत ज़रूरत है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें आप सबके साथ की ज़रूरत है। जब तक हम इसे एक सामाजिक मुहिम नहीं बनाएंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए, कैंसर जो है वो इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। तो आप सबका, सारे स्कूल्स, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जहाँ भी पब्लिक डीलिंग है, आप इस मैसेज को और उसको आगे ले जा सकते हैं। इसी क्रम में हम हर स्कूल में जाकर इन कैंप्स को कर रहे हैं। यही महाराज जी का विज़न है कि उत्तराखंड में हर जगह हम इतनी जागरूकता लेके आएँ कि जो ये 80% हमारे पास स्टेज 3 और 4 में आ रहा है, ये घट के 20% रह जाना चाहिए और 80% जो मरीज है वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में हमारे पास आना चाहिए। तभी हम इस कैंसर से लड़ पाएंगे। इस बात की आप समझिए, क्योंकि ये जो एक ऐसी चीज़ है, जितना जागरूकता हम लेके आएंगे और जितना इस लड़ाई को हम सब मिलके लड़ेंगे, तभी हम लड़ पाएंगे, वरना ये बीमारी इसी तेज़ी से बढ़ती जाएगी। इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इस धूप में आए, इतनी गर्मी हो रही है, आप बैठे। लेकिन ये लड़ाई बच्चों यहाँ नहीं रुकनी चाहिए। जो भी कुछ मैंने कहा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। उन बच्चों, आपको ये मैसेज उन अपने दोस्तों को भी देना है, परिवार में भी देना है, अपने पड़ोस में भी देना है। इस मैसेज को हमें फैलाना पड़ेगा। और ये सोशल मीडिया का टाइम है। आप सारे लोग, मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि सारे 11-12 के सारे बच्चे फेसबुक पे भी होंगे और इंस्टाग्राम पे भी होंगे। उसका सही इस्तेमाल, एक कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं इस लड़ाई को लड़ने में, इस समाज में कैंसर जागरूकता को फैलाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी विद्यालय परिवार के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि मुख्य अतिथि महोदय को ससम्मान मंच पर लाने का कष्ट करें। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो इस समय करताल ध्वनियों के साथ, जिस समय हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय पहुंचेंगे, उनका स्वागत करेंगे। सभी बच्चों से निवेदन से आज इस जनपद चमोली में एक विशाल शिविर का आयोजन किया जा रहा है और बहुत सारे लोग इस शिविर का लाभ उठा सके, इसके लिए आप यहाँ पर सभी लोग कार्यरत हैं। मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पहुँच चुके हैं। एक बार खड़े होकर के, सभी बच्चे खड़े होकर के तालियों के साथ मुख्य अतिथि महोदय का ससम्मान स्वागत करेंगे। महोदय से निवेदन है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ अनौपचारिक रूप से हो चुका है। श्रीमान यहाँ पर हमारे बीच में कैंसर विशेषज्ञ श्रीमान पंकज गर्ग जी के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जा रहा है। प्राचार्य महोदय के द्वारा उनको मंच पर लाया जा रहा है। ससम्मान सहित हम आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हैं कि आप आए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका स्वागत है, धन्यवाद है। महोदय, सभी बच्चों से निवेदन है कि अपनी जगह पर बैठ जाइए। महोदय, इस कार्यक्रम का प्रबंधक
स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा जो भेंट दी है उन्हें प्रदान करने की कृपा करो। एक बार जोरदार करकट ध्वनियों से आप लोग स्वागत कीजिए इस क्षण का। साथ में निवेदन करूंगा मैं कि मोमेंटो के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में, दरबार साहिब के स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। यहाँ पर श्री पंकज गर्ग जी के द्वारा, डॉक्टर पंकज गर्ग जी के द्वारा स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। स्वागत है इस छोटी सी भेंट के लिए। डॉक्टर पंकज गर्ग जी जो कैंसर विशेषज्ञ भी हैं और अभी हम सब लोगों के सामने बहुत अच्छी जानकारियाँ उन्होंने दी हैं। निश्चित रूप से ये जानकारी सब लोगों के लिए आवश्यक भी थी। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और पूज्य महंत देवेंद्र दास जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, उनका आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये शिविर यहाँ पर आयोजित उपस्थित अपने बीच में नगर और समय समय पर हमको प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसे आदरणीय श्रीमान शंभू प्रसाद पहुगुणा जी, अपने वरिष्ठाएँ, अभिभावकगण और प्यारे छात्र छात्राओं, हम समझते हैं कि
क्योंकि आज शिक्षा ग्रहण करने के लिए अभिभावक के साथ साथ बच्चों को भी बाहर भेजे जाने की एक मन में एक धारणा सी बन गई है कि हम लोग बाहर भेजेंगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन आज हम स्वीकार करना चाहिए हम सब लोगों को कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भी अच्छे विद्यालयों की स्थापना हुई है, जहां हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा हमारे पूज्य गुरुजनों के माध्यम से मिल रही है। हमारे बच्चे अभी कल परसों ही CBSE बोर्ड का परीक्षा परिणाम निकला है और उसमें भी हमारे बच्चों ने 10th में और 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज प्राप्त की है। मैं उन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, वो निरंतर अपने जीवन में सफलता की छूते रहें। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं विद्यालय परिवार का। महंत जी के आशीर्वाद से स्वास्थ्य शिविर जो लगाया जा रहा है उसमें हम अभी गए थे अंदर देखने, तो बहुत अच्छी डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं जो OPD के माध्यम से हमारे बीमार लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण करके दवाइयाँ भी उपलब्ध करा रहे हैं। अभी आदरणीय डॉक्टर पंकज गर्ग साहब ने जो कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है आज, और लगभग आप विश्वास करिए लगभग डॉक्टर साहब हर दिन कम से कम 4-5 फोन हमको रोज आते हैं कि साहब ये बीमारी हो गई है, क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि इलाज भी महंगा तो है ही, लेकिन उसमें आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज तो हो ही रहा है, लेकिन वो चिकित्सा बहुत महंगी भी है। तो इससे अच्छा हमको प्राइमरी स्टेज पे ही उसका कंट्रोल करना चाहिए। ये बहुत अच्छी जानकारी हमारे बच्चों के माध्यम से अभिभावकों तक पहुँचे। ये बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, सुन रहे हैं सब लोग, ये आप लोगों की जिम्मेदारी भी है कि घर जाकर के समझाएं अपने अभिभावकों को कि किन किन कारणों से ये बीमारी हो सकती है। तो निश्चित रूप से सफल जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ गए तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को तो परेशानी है ही, लेकिन परिवार भी बहुत परेशानी झेलता है। और हमारे सामने तो ऐसी लोग आज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोग भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ आप सब लोगों से, यहाँ पे पूज्य गुरुजन भी बैठे हुए हैं, कि विभिन्न शिविरों के माध्यम से जब भी हमारी बैठकें होती हैं शिक्षक अभिभावक संघ की, उनके माध्यम से भी जनता को जागरूक करने की आज आवश्यकता है। इतना सा आग्रह करते हुए मैं एक बार पुनः आदरणीय पूज्य महंत देवेंद्र दास जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये शिविर यहाँ पर आयोजित किया।